सो हेलो एवरीवन। अब हम लेक्चर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंशिएंट इंडिया सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में बुद्धिज्म स्टार्ट कर दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी थी, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल कैसे थी और लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, और थोड़ी बहुत टीचिंग्स भी हमने देखी थी गौतम बुद्ध के जरिए। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने लास्ट में आपको करवा दिया था वो क्या था? वो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ दिया था? द डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ, दैट इज डिफरेंट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। और साथ में हमने डिफरेंट बिलीफ्स पढ़ लिए थे। फिर मैंने बताया था आपको किस तरह से मिडल पाथ प्रिस्क्राइब करा था गौतम बुद्ध में, इंस्टेड ऑफ एक्सेस ऑफ बोथ लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी। ठीक है, क्लियर है? फिर हमने बुद्धिज्म काउंसिल के बारे में पढ़ा था। फिर फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल हो गया था, सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल हो गया था, थर्ड एंड फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल पढ़ लिया था हमने। ठीक है। फिर आज हमें पढ़ना है डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म है वो डिफरेंट सेक्ट्स में बट गया था। हमने काउंसिल्स में पढ़ा था कि जो डिफरेंट काउंसिल्स हुई थी उसमें ये डिसाइड करा गया था कि भाई जो बुद्धिज्म है उसके डिफरेंट सेक्ट्स क्रिएट हो जाएं। सभी को क्लियर है? ऑफ कोर्स डिफरेंट रीजन थे डिफरेंट सेक्ट क्रिएट होने के, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा दिए थे। सो लेट्स सी कि जो बुद्धिज्म है वो कितने सेक्ट में डिवाइडेड है, और वो क्यों डिवाइडेड है वो तो हमने पढ़ ही लिया था। और वो जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनके जो मेन फीचर्स हैं वो देखते हैं एक बारी। तो सबसे पहले बात करी जाए, जो सबसे पहला, जो सबसे एंशियंट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है वो है थेरवाड़ा बुद्धिज्म। वो क्या है? थेरवाड़ा बुद्धिज्म। इसको बोला जाता है द स्कूल ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? द स्कूल ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। सभी को क्लियर है? सो थेरवाड़ा जो है ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है। तो जो सबसे स्ट्रिक्ट कह सकते हो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, जो इतना लीनियंट नहीं है, वो कौन सा है? थिरवाड़ा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। और ये किस पे कह सकते हो, किस चीज़ को फॉलो करता है? ये ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी बुद्धा की, ये उसको फॉलो करता है। सभी को क्लियर है? फिर आगे बात करी जाए, सो जो गौतम बुद्ध थे उनकी टीचिंग्स, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, ये उसको फॉलो करता है। ठीक है। इसमें जो मेन मेन जो होता है थेरवाड़ा सेक्ट में, वो होता है कि भाई पर्सनल एनलाइटनमेंट बहुत जरूरी है। खुद का एनलाइटनमेंट पे बहुत ज्यादा कह सकते हो फोकस है थेरवाड़ा बुद्धिज्म का। ठीक है। अपना यानी जो इंसान है वो खुद का एनलाइटनमेंट सबसे पहले करेगा। सो इस चीज को क्या बोला गया है? अरहंतशिप। क्या बोला गया है? अरहंतशिप। सो इसमें जो मोनेस्टिक लाइफ है उस पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जो मोनेस्टिक, जो मॉन्क वाली लाइफ है, उस पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। सबको समझ आया? मैंने संघ बताया था, संघ बताया था। ये एक असेंबली थी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स की। जब बुद्धिस्ट फॉलोअर्स एक साथ रहते थे, ठीक है, उस असेंबली को क्या बोला जाता था? संघ बोला जाता था या संघ बोला जाता था। सभी क्लियर है? सो जो स्क्रिप्चर्स थे थेरवाड़ा बुद्धिज्म में, वो किस लैंग्वेज में लिखे थे? पाली लैंग्वेज में। द लैंग्वेज विच वाज यूज्ड बाय द लोकल पीपल। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, क्लियर है? सो जो त्रिपिटक, जो त्रिपिटका या त्रिपिटक जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये फॉलो किए जाते हैं कौन से सेक्ट में? थेरवाड़ा बुद्धिज्म में। सभी को क्लियर है? जो त्रिपिटक हैं वो कौन से सेक्ट में फॉलो करे जाते हैं? थेरवाड़ा बुद्धिज्म में। सभी को क्लियर है? सो निर्वाणा इज सीन एज द अल्टीमेट गोल अटेन थ्रू मेडिटेशन एंड विजडम। सो थेरवाड़ा बुद्धिज्म में जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है। और वो किसके थ्रू प्राप्त किया जाता है? ठीक है, किसके थ्रू कोई इंसान निर्वाण प्राप्त कर सकता है? वो कर सकता है निर्वाण प्राप्त मेडिटेशन और विजडम के जरिए। सभी को क्लियर है? सो ये जो रिलीजन है, ये जो थेरवाड़ा जो रिलीजन रिलीजन है, ये बेसिकली स्टार्ट होता है कहाँ पे? ये श्रीलंका से स्टार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो श्रीलंका में था। फिर ये आगे जाके और भी जगह फैलता है, जैसे म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। सभी को क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब आता है महायान बुद्धिज्म, द ग्रेट व्हीकल। महायान बुद्धिज्म द ग्रेट व्हीकल। तो ये जो है महायान बुद्धिज्म, ठीक है, और जो ये थेरवाड़ा जो थेरवाड़ा बुद्धिज्म है उसको लेसर व्हीकल भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? लेसर व्हीकल भी बोला जाता है। सभी को क्लियर है? और जो महायान बुद्धिज्म है उसको क्या बोला जाता है? द ग्रेट व्हीकल बोला जाता है। ठीक है। ये इमर्ज होते हैं अराउंड फर्स्ट सेंचुरी सीई। ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में ये इमर्ज होता है। महायान बुद्धिज्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें क्या है?
और ये ज्यादा इंक्लूसिव है, ज्यादा कह सकते हो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी एक्सपेंशन फॉर्म का बुद्धिज्म है। यानी इसमें लोगों को शामिल आसानी से किया जाता था, इसमें लोगों को शामिल आसानी से किया जाता था। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है वो प्ले करा है बोधिसत्वाज ने। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले करा है? बोधिसत्वाज ने। अब बोधिसत्वा क्या होता है? बोधिसत्वा ऐसे कह सकते हो बीइंग्स होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे लोग जो अपना निर्वाण को कह सकते हो पोस्टपोन करके रखते हैं, जो अपने निर्वाण को क्या करके रखते हैं? पोस्टपोन करके रखते हैं कि भाई अभी हम निर्वाण प्राप्त नहीं करते, अभी हम दूसरे लोगों को एनलाइटनमेंट अटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी हम निर्वाण प्राप्त नहीं करते, अभी हम क्या करते हैं? दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सभी को क्लियर है कि भाई दूसरों की मदद दूसरों की लाइफ चेंज करी जाए, हम तो बाद में निर्वाण प्राप्त कर ही लेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया है? ठीक है, बोधिसत्वास। ठीक है, क्लियर है। सो इसमें जो है बुद्धास अलग अलग टाइप के, सिर्फ एक बुद्धा की बात नहीं हो रही, जो जैसे थेरवाड़ा था वहां पे सिर्फ गौतम बुद्ध की बात करी जाती है। लेकिन जो ये महायान बुद्धिज्म है, इसमें क्या है? मल्टीपल बुद्धास एंड सेलेस्टियल बोधिसत्वास की बात करी जाती है। तो एक नहीं, बहुत सारे बोधिसत्वास भी थे और बहुत सारे बुद्धा की भी बात की जाती है। सभी को क्लियर है। सो इसमें क्या है? इसमें जो ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है वो नॉर्मल जो फॉलोअर्स थे उनको कह सकते हो, एम्फेसिस उनके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है एज कम्पेयर टू थेरवाड़ा। सभी लोग ले रहे हो? तो थेरवाड़ा में किस पे ज्यादा फोकस था? मैंने बताया था आपको, थेरवाड़ा में किस पे ज्यादा फोकस था? ठीक है, सो मोनेस्टिक लाइफ पे ज्यादा, जो संघ जो जो मॉन्क्स थे उस पे ज्यादा फोकस था, और इसमें जो सिंपल फॉलोअर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस है। सभी लोग ले रहे हैं। इसमें जो है संस्कृत टेक्स्ट है यूज्ड। कैसे टेक्स्ट यूज्ड है? संस्कृत टेक्स्ट है यूज्ड इंस्टेड ऑफ पाली। इसमें कैसे टेक्स्ट यूज है? तो पाली जो थी, जो कॉमन लोग की लैंग्वेज थी, वो यूज नहीं होती है महायान बुद्धिज्म में। ठीक है, क्या यूज होती है इंस्टेड ऑफ पाली? संस्कृत इज यूज्ड। सभी को क्लियर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स हैं, मैंने बताया था, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो उनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखे हैं लोटस सूत्र है, जैसे हर्ट सूत्र है, ठीक है, प्रजना परमित, ठीक है, प्रजना परामित सूत्राज है। ठीक है, ये सब किसके पार्ट है? महायान बुद्धिज्म के। ये जो मेन रिलीजन है ये चाइना में फैला था, ठीक है, जापान, कोरिया, ठीक है, वियतनाम एंड नेपाल का, नेपाल तक स्प्रेड हो चुका था। सभी को क्लियर है। अब इसके हमें पढ़ने हैं सबसेक्ट। तो जो महायान बुद्धिज्म है ये भी अलग अलग टाइप का, कह सकते हो ये भी अलग अलग, इसकी भी डिवीजन हो गई थी। अब वो डिफरेंट सेक्ट्स देख लेते हैं। सबसेक्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म एक बार देख लेते हैं। सो हम पढ़ रहे हैं सबसेक्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो जो महायान बुद्धिज्म है वो ऑलरेडी सेक्ट है किसका? बुद्धिज्म का। अब उससे भी नीचे या फिर उसको भी डिवाइड, वो भी डिवाइड हो जाता है अलग अलग सेक्ट में। देखते हैं कि कैसे कैसे सेक्ट की बात करी जा रही है। ठीक है, क्लियर है। सो सबसे पहला जो सब सेक्ट है महायान बुद्धिज्म का वो है प्योर लैंड बुद्धिज्म। क्या है? प्योर लैंड बुद्धिज्म। और ये फोकस करता है, ठीक है, ये फोकस करता है किसमें? जो टीचिंग्स थी किसकी? अमिताभ बुद्ध। जिस तरह से गौतम बुद्ध थे इसी तरह से अमिताभ बुद्ध जो थे, ठीक है, उनकी टीचिंग्स पे फोकस करता है। ठीक है, एट द होप ऑफ बीइंग रीबॉर्न इन प्योर लैंड। ठीक है, और ये क्या कह सकते हो किस उम्मीद पे किस उम्मीद पे ये ठहरता है? ठीक है, इसमें जो मेन होप होती है दैट इज प्योर लैंड बुद्धिज्म में, कि भाई हर किसी को उम्मीद है कि भाई वो प्योर लैंड में दोबारा से जन्म ले सके अपने कर्मों द्वारा। ठीक है, क्लियर है। तो सुखावटी, इस लैंड को क्या बोला गया है? सुखावटी। ठीक है, तो आप लोगों को इतना डीप में याद नहीं रखना, आप लोग बस इतना याद रखना कि प्योर लैंड बुद्धिज्म जो है वो किसका सबसेक्ट है? महायान बुद्धिज्म का। ठीक है, फिर आता है जैन बुद्धिज्म। जैन बुद्धिज्म जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट कह सकते हो मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन मेडिटेशन किसी भी कह सकते हो बुद्धिज्म के सेक्ट में अगर सबसे ज्यादा फोकस में रही है तो वो है जैन बुद्धिज्म। तो जैन बुद्धिज्म सबसे ज्यादा जोर देता है किस पे? मेडिटेशन पे। ठीक है, और डायरेक्ट रियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, ना कि स्क्रिप्चर्स पढ़ के। ठीक है, तो स्क्रिप्चर्स पढ़ के क्या बदलना, सीधा आपको सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो मैंने बताया कि अगर मेडिटेशन की अगर कहीं बात होती है तो वो जैन बुद्धिज्म में ही सबसे ज्यादा की गई है। सभी को क्लियर है। और उसको क्या बोला गया है? जैजन। ठीक है, फिर निचिरन बुद्धिज्म। ठीक है, इसमें क्या है? निचिरन बुद्धिज्म में जो है लोटस सूत्र को चैंट किया जाता है या फिर पढ़ा जाता है, ठीक है, एनलाइटनमेंट के लिए। सभी को क्लियर है। फिर है तियानथाई बुद्धिज्म। ठीक है, ये एक चाइनीज सेक्ट है, ठीक है, चाइनीज सेक्ट है जिसमें जोर दिया गया है लोटस सूत्र पे। सभी को क्लियर है। सो महायान बुद्धिज्म है, उसके सबसेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। और ये कहाँ कहाँ फैला था? महायान बुद्धिज्म चाइना, जापान, कोरिया एंड वियतनाम एंड
नेपाल। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। वज्रयान बुद्धिज्म, ये थर्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म हम पढ़ रहे हैं, या थर्ड सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं। इसको द डायमंड व्हीकल भी कहते हैं, ठीक है, द डायमंड व्हीकल भी कहते हैं। ठीक है, फिर अब क्या है, इसको तांत्रिक बुद्धिज्म कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? तांत्रिक बुद्धिज्म। इसमें तंत्र पढ़े जाते हैं, या फिर डिफरेंट जो कह सकते हो मिस्टिकल टेक्स्ट है, वो रिचुअल्स के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। सबको समझ आ रहा है? सो बुद्धिज्म में भी तांत्रिज्म कह सकते हो एक तरह से आया, तो तांत्रिक बुद्धिज्म कहा गया है। ठीक है। सो वज्रयान डेवलप्ड एज एन एडवांस, ये डेवलप होता है एडवांस फॉर्म ऑफ महायान बुद्धिज्म की तरह। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कह सकते हो रिचुअल, जो रिचुअलिस्टिक कह सकते हो फंक्शंस हैं, वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी एनलाइटनमेंट और बाकी चीजों के लिए। ठीक है, क्लियर है? सो इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस है वो मंत्रास पे फोकस है, मुद्रा, ठीक है, हैंड जेस्चर्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, ये चीज याद रखना। वज्रयान में हैंड जेस्चर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करा गया है। ठीक है, और जो मंडलास है यानी सेक्रेड डायग्राम्स हैं, उस पे बहुत ज्यादा फोकस करा गया है। सेक्रेड डायग्राम्स हैं, उस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करा गया है। ठीक है, क्लियर है? सो जो दलाई लामा थे, ठीक है, वो जो स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बतन बुद्धिज्म के, और जो तिब्बतन बुद्धिज्म है वो भी वज्रयान बुद्धिज्म का ही पार्ट है। जो तिब्बतन बुद्धिज्म है वो किसका पार्ट है? वज्रयान बुद्धिज्म का ही पार्ट है। सभी को क्लियर है? सो इसमें क्या बिलीव करा जाता है कि इट बिलीव्स इन अचीविंग एनलाइटनमेंट इन वंस लाइफ टाइम, कि हर इंसान को अपने लाइफ टाइम में क्या अचीव करना चाहिए? एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट अचीव करना चाहिए। ठीक है, और ये जो वज्रयान बुद्धिज्म है, इसमें डीटीज एंड रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो तांत्रिक बुद्धिज्म याद रखना। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ। ये सबसे पहले तिब्बत में इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो दो जो दलाई लामा है, वो तिब्बतन जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, और तिब्बतन बुद्धिज्म बुद्धिज्म किसका पार्ट है? वज्रयान बुद्धिज्म का ही पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? सो मेन रीजन्स ये कहाँ 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 पे फॉलो होता है? तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, नेपाल, पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या कहाँ है? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जो ये फॉलो होता है, आपने देखा है ना। जो आप किसी यूट्यूबर की अगर वीडियो देखोगे, अगर वो जाते हैं कहीं मोनेस्ट्री में, लद्दाख की वीडियो कहीं देखते हो, व्लॉग्स व्लॉग्स, तो उसमें देखना कि वो जो टाइप ऑफ बुद्धिज्म जो फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा है? वो वज्रयान बुद्धिज्म का ही टाइप है। ठीक है, क्लियर है? फिर बात करी जाती है सब सेक्ट्स ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म। अब इसके भी सबसेक्ट है। इसके सबसेक्ट क्या है? ठीक है, इसके सबसेक्ट है निंगमा। ठीक है, निंगमा। जो निंगमा है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है। वज्रयान जो ओल्डेस्ट स्कूल है वज्रयान बुद्धिज्म का, वो क्या है? निंगमा। ठीक है, क्लियर है? ये फोकस करता है ग्रेट परफेक्शन पे, ठीक है, या जोचैन पे। ठीक है, जोचैन पे या ग्रेट परफेक्शन पे फोकस करता है। आप बस इतना याद रखना कि निंगमा जो है वो किसका सबसेक्ट है? वज्रयान बुद्धिज्म का। फिर साक्या, ठीक है, ये जो है, जो साक्य है वो किस पे फोकस करता है? साक्य एक सबसेक्ट है किसका? वज्रयान बुद्धिज्म का। और ये स्कॉलरली अप्रोच पे फोकस करता है, स्कॉलरली अप्रोच पे, पढ़ाई लिखाई पे अप्रोच करता है। ठीक है, पढ़ना, जो धर्म, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनको पढ़ना। ठीक है, तो स्कॉलरली अप्रोच, ये साक्य जो है सबसेक्ट वज्रयान बुद्धिज्म का, इस चीज पे ध्यान देता है। फिर जो है जेलुग, तो जो दलाई लामा वाला जो मैंने बुद्धिज्म आपको बताया था, ठीक है, द स्कूल ऑफ दलाई लामा फोकसेस ऑन मोनेस्टिक डिसिप्लिन। जो मोनेस्टिक डिसिप्लिन पे जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करा गया है, देखो, तो ये जो मैंने इमेज अटैच अटैच करी हुई है, ठीक है, ये जो मैंने इमेज जो है अटैच करी हुई है, ये इसी की है। जेलुग, फॉर जेलुग जो है सबसेक्ट बुद्धिज्म का, उसकी मैंने इमेज अटैच अटैच करी हुई है। सभी को क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि भाई मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, तो अगर बात करी जाए, निंगमा किसका सबसेक्ट है? वज्रयान का। साक्या किसका सबसेक्ट है? वज्रयान बुद्धिज्म का। जेलुग किसका सबसेक्ट है? किसका? वज्रयान बुद्धिज्म का। फिर नेक्स्ट लास्ट आता है कग्यू, ठीक है, ये एम्फेसाइज करता है ओरल ट्रांसमिशन पे, जो भी चेक कह सकते हो, जो टीचिंग्स है उसको ओरली ट्रांसमिट करना, और मेडिटेशन पे भी इसका फोकस होता है कग्यू का। ठीक है, सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। सो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको पढ़ाया है डिफरेंट सबसेक्ट ऑफ, या फिर सबसेक्ट, या फिर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। और जो टोटल मैंने कितने आपको पढ़ा दिए? एक तो मैंने वज्रयान आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपको महायान पढ़ाया, और या फिर थेरवाड़ा भी साथ में उसके पढ़ाया। सभी को क्लियर है? जो थेरवाड़ा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, जो थेरवाड़ा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जो थेरवाड़ा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, उसी का सबसेक्ट आता है हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। उसी का सबसेक्ट है हीनयान। ठीक है, क्लियर है?
उसी का सबसेक्ट है हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग, कुछ छोटे छोटे बुद्धिस्ट सेक्ट और भी देखे गए हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट सेक्ट या फिर स्कूल्स ऑफ कह सकते हो बुद्धिज्म। एक तो है नेवार बुद्धिज्म, जो कि नेपलीज बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नेवार बुद्धिज्म या फिर नेपलीज फॉर्म ऑफ नेपलीज बुद्धिज्म, ये नेपाल में फाउंड किया जाता है। ठीक है, ये नेपाल में मिलता है। ठीक है, ये जो बुद्धिज्म है नेपाल में फॉलो किया जाता है। और ये मिक्स होता है थेरवाड़ा और वज्रयान ट्रेडिशंस का। ये क्या किसका मिक्स होता है? नेवार नेवार बुद्धिज्म किसका मिक्स होता है? ठीक है, इट इज अ मिक्स ऑफ थेरवाड़ा एंड वज्रयान ट्रेडिशंस का। ठीक है, इसमें क्या है, हेरिडिटरी कास्ट बेस्ड मोनिस्टिक सिस्टम होता है। यानी जो मॉन्क है उसका बेटा भी क्या बनेगा? मॉन्क बनेगा। सभी लोग क्लियर है? और अगर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है किसी मॉन्क की तो वो हेरिडिटरी पास होगी नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये नेपाल में देखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? हेरिडिटरी कास्ट बेस्ड मोनिस्टिक सिस्टम अगर देखा जाता है तो वो नेवार बुद्धिज्म में देखा जाता है, जो कि नेपाल में फॉलो किया जाता है। फिर है नवयान बुद्धिज्म। नवयान बुद्धिज्म या फिर नियो बुद्धिज्म। नवयान बुद्धिज्म या फिर नियो बुद्धिज्म। और नियो बुद्धिज्म जो है, ये एक ऐसा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है जो किसने फाउंड करा था? जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फाउंड किया था। ठीक है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फाउंड किया था। ठीक है, 1950s में। क्योंकि इन्होंने एक्चुअली क्या है, हिंदुज्म जो है छोड़ दिया था। ठीक है, क्लियर है? तो उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? बुद्धिज्म अपनाया। और उसमें भी उन्होंने जो है किस चीज पे ज्यादा फोकस करा? सोशल इक्वालिटी पे। ठीक है, एक ऐसा बुद्धिज्म स्कूल, ठीक है, क्या कह सकते हो, जहाँ पे सोशल इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया इन्होंने। और रिजेक्ट करा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये जो नवयान बुद्धिज्म है, ये पॉपुलर है बहुत ज्यादा दलित्स के अमोंग एंड कन्वर्ट्स जो होते हैं, जो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं, उनके अमंग बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सभी लोग ले रहे हैं? फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म की अगर बात करी जाए, जो बुद्धिज्म है वो रोकता है पीपल को, कह सकते हो प्रोहिबिट करता है क्या, कि भाई आप एक्यूमुलेट मत करो वेल्थ को, आप वेल्थ को एक्यूमुलेट मत करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप वेल्थ को इकट्ठा करते हो तो जो लोग गरीब हैं, ठीक है, जो लोग गरीब हैं वो क्या करेंगे? हेट्रेड होगा, हेट्रेड करेंगे। ठीक है, क्रुअल्टी और कह सकते हो वायलेंस इकट्ठा होता है जब वेल्थ कोई एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, क्लियर है? उनका मानना ये था कि अगर सब लोग इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये हेट्रेड क्रुएल्टी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर पॉवर्टी रहती है, अगर बहुत ज्यादा पॉवर्टी रहती है, ठीक है, तो क्या होगा? हेट्रेड होगा, क्रुएल्टी होगी, वायलेंस होगा। सभी लोग क्लियर है? इन्होंने बोला कि भाई किस तरह से, अगर जब पॉवर्टी की वजह से ये हेट्रेड क्रुएल्टी और वायलेंस हो रहा है तो इसको कैसे रोका जाए? हाउ टू रिमूव पॉवर्टी इन द वर्ल्ड? फार्मर्स को ग्रेन्स दिए जाएं। ठीक है, फार्मर्स को ग्रेन्स दिए जाएं, ट्रेडर्स को जो है वेल्थ दी जाए, लेबरर्स को प्रॉपर वेजेस दी जाए, तो फिर क्या है, पॉवर्टी नहीं होगी। सबको समझ आ रहा है? इन्होंने जो है ना पुअर्स को बोला, ठीक है, पुअर को बोला कि भाई थोड़ा बहुत जो है मॉन्क्स को आप अगर कुछ दे सकते हो, ठीक है, फूड दे सकते हो, ठीक है, और अगर उनको थोड़ा बहुत पैसा अगर दे सकते हो, ठीक है, मेनली फूड, तो आप अगले जन्म में क्या पैदा होगे? ठीक है, तो आप अगले जन्म में वेल्दी पैदा होगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। सभी लोग ले रहे हैं? कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करा गया है मॉन्क्स के लिए, जो मॉन्क्स थे उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस टाइम मटीरियल कंडीशंस चल रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा कह सकते हो इनइक्वालिटी थी, सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इन 6th and 5th सेंचुरी में। ठीक है, बीसी की बात हो रही है, इन 6th and 5th सेंचुरी बीसी में। तो अब ये जो मटेरियल कह सकते हो कंडीशंस थी, जहाँ पे कुछ लोग बहुत अमीर थे, गरीब थे, इस वजह से जो मॉन्क्स जो शामिल हो रहे थे बुद्धिज्म में, तो उसके लिए क्या बनाया गया है बुद्धिज्म में? कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये इन्होंने बोला कि जो भी अगर मॉन्क है बुद्धिज्म में तो उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? ठीक है, तो उनको रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो इम्पोज कर दिया गया। फूड, ठीक है, ड्रेस और सेक्सुअल बिहेवियर पे रेस्ट्रिक्शन हो गया, बहुत ही लिमिटेड कह सकते हो अमाउंट में उन्हें फूड, ड्रेस या फिर इवन सेक्सुअल बिहेवियर था उस पर भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था। सभी लोग क्लियर है? वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, वो सेल या किसी चीज की परचेज नहीं कर सकते थे। सभी को क्लियर है? तो ये क्या है, मटीरियलिस्टिक लाइफ से कह सकते मटीरियलिस्टिक लाइफ को प्रोहिबिट कर दिया गया बुद्धिज्म में। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। उस टाइम में जो सोसाइटल चेंजेस हो रहे थे, जो सोसाइटी में जो उस टाइम चेंजेस हो रहे थे, तो बुद्धिज्म जो है उसने कोशिश करी ये चेंजेस अपने रिलीजन में लाने की। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जो लोग उधार लेते थे उन लोगों को परमिट नहीं दिया जाता था
संघ में जुड़ने का, किसमें, संघ में जुड़ने का, उनको परमिशन नहीं दी जाती थी कि वो संघ में जुड़ जाएं। और ऑफ कोर्स जब ऐसा होगा, जिन लोगों ने उधार ले रखा है, ठीक है, वो जब संघ में नहीं जुड़ेंगे, अगर उन्हें संघ में जुड़ना है तो क्या चुकाना पड़ेगा, उधार चुकाना पड़ेगा। तो इससे किसका फायदा होगा, इससे फायदा होगा, इट नेचुरली हेल्प्ड मनी लेंडर्स, जिन जो लोग पैसे उधार पे दिया करते थे, ठीक है, ब्याज पे, ठीक है, क्लियर है। और रिचर सेक्शंस का भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। और ऑफ कोर्स जब भाई बुद्धिज्म से भी नहीं बच पा रहे हैं, जो कह सकते हो उधार जिन लोगों ने लिया है, डेटर्स, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, तो उनका क्या ही होगा आगे जाके, सबको समझ आ गया। फिर कुछ सिमिलैरिटी है बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड ब्राह्मण्स के बीच में, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटी है, देखते हैं क्या वो सिमिलैरिटी है। दोनों के दोनों बुद्धिस्ट मॉन्क्स और जो ब्राह्मण्स थे, वर्ण सिस्टम जो था, जो वैदिक कल्चर था, उसमें ब्राह्मण्स सबसे डोमिनेंट पोजीशन पे थे। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं और जो ब्राह्मण्स हैं, उनके कह सकते हो कह सकते हो जो कुछ सिमिलैरिटी थी, देखते हैं क्या है। वो दोनों के दोनों डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। वो दोनों एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब नहीं करते थे। और वो दूसरे के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स पे अपनी लाइफ स्पेंड किया करते थे। सबको समझ आ रहा है। सो दे लिव्ड ऑन द गिफ्ट्स गिवन बाय अदर्स, ठीक है, इन द सोसाइटी। सो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, वो लोग एम्फेसाइज करते हैं किसमें, फैमिली ऑब्लिगेशंस पे, ठीक है, प्रोटेक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट मतलब करा रखने इन्होंने बोला, ठीक है, कि रखी जा सकती है। पॉलिटिकल अथॉरिटी को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ये दोनों बुद्धिज्म में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, वो इस चीज को फॉलो करते थे। और साथ में ब्राह्मण्स भी, ब्राह्मण्स तो ऑफ कोर्स उन्होंने ही इस चीज को बनाया था, ठीक है, टू रिस्पेक्ट द पॉलिटिकल अथॉरिटी। सो एम्फेसाइज किया गया फैमिली ऑब्लिगेशंस एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिस्पेक्टिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो मैं रिजेम्बलेंस बता रहा हूँ, कुछ कुछ मिलता जुलता है बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड ब्राह्मण्स में, ठीक है। दोनों ही सपोर्ट करते थे सोशल ऑर्डर, दोनों ही सोशल ऑर्डर जो था उस टाइम सोसाइटी में, उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन थोड़ा सा इसमें यहाँ डिफरेंस था कि जो बुद्धिज्म में थे, उसमें जो बुद्धिज्म में थे, ठीक है, वहां पे जो है ना ज्यादा किस पे जोर दिया गया, सोशल ऑर्डर। उन्होंने बोला कि सोशल ऑर्डर है तो सही, ठीक है, लेकिन वो किस पे बिल्ड होना चाहिए, इंडिविजुअल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिजिड सोशल स्ट्रक्चर। सबको समझ आ रहा है। तो जो सोशल ऑर्डर है, मतलब जैसे जो वैदिक कल्चर था, उसमें क्या था, वर्ण सिस्टम था कि भाई ब्राह्मण्स हैं सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय हैं, ठीक है, फिर वैश्यस हैं, फिर शूद्रास है, फिर सबसे नीचे अनटचेबल्स। सबको समझ आ रहा है। लेकिन बुद्धिज्म ने क्या बोला कि भाई सोशल ऑर्डर ठीक है, आप सोशल ऑर्डर रख लो, लेकिन किस आधार पे सोशल ऑर्डर होने चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन इंसान ज्यादा मॉरली हाई है, कह सकते हो हाई है, उसको ऊपर रखा जाना चाहिए, और जो लो है, जो लो एस्टीम वाले लोग हैं, उनको नीचे रखा जाना चाहिए। तो सोशल ऑर्डर इस बेसिस पे होना चाहिए, ना कि किसी और बेसिस पे। और तो आपको पता है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो कैसा सोशल ऑर्डर फॉलो करते थे। ब्राह्मण सोशल ऑर्डर तो फॉलो करते थे, लेकिन कैसा, जो कि बेस्ड ऑन बर्थ होता था। तो ब्राह्मण्स कैसा सोशल ऑर्डर फॉलो करते थे, जो कि बेस्ड ऑन बर्थ होता था। सभी को क्लियर है। सो इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, तो जो बुद्धिज्म है वो हर इंसान को कह सकते हो सेल्वेशन या फिर निर्वाण प्राप्त करवाना चाहता है, निर्वाण मिलवाना चाहता है, कि भाई हर इंसान को निर्वाण मिले जिंदगी में। सबको समझ आ रहा है। लेकिन जो नॉर्मल फॉलोअर्स थे, उनके लिए कोई इस्केप का तरीका नहीं था। उनके लिए ये जो नॉर्मल जो लाइफ थी, इससे बाहर निकलने का कह सकते हो तरीका नहीं था। हाँ, मतलब वो कह सकते हो नॉर्मल चीजें फॉलो कर सकते थे जो बुद्धिज्म में सिखाई जाती थी, लेकिन प्रॉपर कोई इस्केप नहीं था। ये जो सांसारिक ये जो सांसारिक जो लाइफ में वो फंसे हुए थे, सांसारिक मोह माया में फंसे हुए थे, तो उससे निकलने का कोई तरह का तरीका नहीं था उनके लिए, ठीक है। सबको समझ आ रहा है। तो उनको क्या क्या सिखाया जाता था कि जो जिस टर्म्स में वो रह रहे हैं, एग्जिस्टिंग टर्म्स में रह रहे हैं, उसी में रहें, लेकिन अच्छे से रहें, मतलब उनके भी पेन और सफरिंग सबको ऑफ कोर्स कम हो। जो प्रॉपर इस्केप था वो किसको सिखाया गया था, सिर्फ मॉन्क्स को ही सिखाया गया था, ठीक है, इस्केप ओनली टू मॉन्क्स, ठीक है। सो जो बुद्धिज्म है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बुद्धिज्म है, उन्होंने क्या करा, फ्री कर दिया वुमेन एंड शूद्रास को, ठीक है, जो वो इंफीरियरिटी प्रीवियसली कह सकते हो फील करते थे। मैंने बताया था कि सिर्फ दो ही कह सकते हो क्लास या सेक्शन को, दो ही क्लास या सेक्शन को द्विज या फिर उपनयन की जो सेरेमनी है वो अलाउड नहीं थी। जो सेक्रेड धागा बांधने की जो सेरेमनी है वो अलाउड नहीं थी, सिर्फ दो ही सेक्शंस को, एक तो वुमेन को और दूसरा शूद्रास को। अब भाई जब ये लोग नहीं ऑफ कोर्स इतनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी चीज नहीं कर सकते थे, तो फिर
तो फिर इनका क्या फायदा, मतलब इन्हें ऑफ कोर्स कुछ इन्फीरियरिटी फील होती होगी, इन्हें बहुत शर्मिंदगी फील होती होगी। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था, बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था। तो बुद्धिज्म में हर कास्ट और क्रीड के लोग को क्या शामिल कर लिया जाता था संघ में, सभी लोग ले रहे। सो बुद्धिज्म फ्रीड वुमेन एंड शूद्रास फ्रॉम इन्फीरियरिटी इम्पोज्ड प्रीवियसली। सबको समझ आ गया? सो बुद्धिज्म जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जो बुद्धिज्म है उसने क्या करा, बुद्धिज्म रिलीजन ने कैटल वेल्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कैटल वेल्थ जब बुद्धिज्म आया तो उसकी वजह से कैटल वेल्थ हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि एक जैसे बुद्धिज्म जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैसे सुत्त निपात निपट निपाटा या निपट जो भी इसे बोलेंगे, सुत्त निपट, ठीक है। ये जो हमने जो पढ़ा था ना, सुत्त पितक जो हमने पढ़ा था, ये उसी का पार्ट है, सुत्त निपाटा। ठीक है, क्लियर है? तो उसमें जो है बोला गया है, जो कैटल्स हैं उनको डिक्लेयर कर दिया है, कैटल्स को बोला गया है गिवर्स ऑफ फूड बोला गया है, ब्यूटी बोला गया है, हैप्पीनेस बोला गया है, कि जिनसे हमें फूड मिलता है, ब्यूटी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, क्या मिलता है? आनंद मिलता है। ठीक है, ठीक है, वनद मिलता है एंड सुखद मिलता है। किससे? कैटल से। और इसलिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया है इस सुत निपात में। ठीक है, क्लियर है? और ये इसमें क्या बोला गया है कि भाई हमें कैटल को प्रोटेक्ट बहुत ज्यादा करना चाहिए, कैटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। और ब्राह्म जो आपको पता है, जो वैदिक कल्चर था उसमें क्या हो रहा था, सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, कैटल की हत्या कर दी जाती थी सेक्रीफाइसेस के नाम पे। सबको समझ आ रहा है? तो सो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे वो प्रमोट करते थे, वो बहुत ज्यादा गुहार लगाते थे कि भाई जो कैटल वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करा जाए। अब भाई जब इतने सारे लोग एक ही रिलीजन फॉलो कर रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है भाई कैटल की हत्या एक तरह से पाप है, तो कैटल वेल्थ क्या हुआ? कैटल वेल्थ बूस्ट हो गया इंडिया में। सबको समझ आ रहा है? So Buddhism created and developed a new awareness in the field of intellect and culture. So Buddhism ने क्या करा, एक एक नया अवेयरनेस क्रिएट करा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस क्रिएट करा। ठीक है, कैसे? तो जो बुद्धिज्म है उसमें बोला जाता है कि आप जो है ना चीजों को ग्रांटेड मत लीजिए। ठीक है, इंस्टेड ग्रांटेड लेने की जगह आप आर्ग्यू करिए, क्यों पूछिए, कैसे पूछिए, सभी लोग ले रहे हैं। सो इट टॉट द पीपल नॉट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, इट टॉट द पीपल नॉट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड जज करिए देम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। और चीजों को जज करिए सही या गलत पे। ठीक है, मेरिट देखिए कि क्या क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उसके बेसिस पे करिए। तो इंटेलेक्चुअल कह सकते हो फील्ड में एक अवेयरनेस आई जस्ट बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, जैसे ब्राह्मणिज्म में क्या था, ठीक है कि भाई ब्राह्मण हम टॉप पे रहेंगे, ठीक है, सिर्फ हमें हक है। जो स्कॉलरली एक्टिविटी है, टीचिंग पे का सिर्फ हमें हक है। सभी को समझ है? वैदिक जो ज्ञान है सिर्फ हमारा हक है इस चीज पे। तो ये जो था, ये सारी सोसाइटी एज इट इज फॉलो कर लेती थी। लेकिन जो बुद्धिज्म था उसमें क्या हुआ, बुद्धिज्म में बोला गया, ठीक है, कि चीजों को ग्रांटेड मत लीजिए। ठीक है, इंस्टेड आप आर्ग्यू करिए, ठीक है, जज करिए चीजों को देम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता ही दिया था एक्चुअली। पाली लिटरेचर जो बनाई गई थी, जो बुद्धिज्म में है उसमें पाली जो लिटरेचर लिटरेचर बनाई गई थी, वो जो है ना तीन हिस्सों में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करी गई थी। पाली लिटरेचर तीन हिस्सों में डिवाइड करी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं कैसे। सो जो पाली लिटरेचर है वो थ्री कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया। लेट्स सी व्हाट आर दोस थ्री कैटेगरीज। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये कैटेगरीज जो है हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने सीक्वेंस वाइज नहीं लगाया है। तो अब हम जब लिटरेचर अलग से करेंगे, बुद्धिज्म की लिटरेचर है, तब मैं आपको पढ़ा दूंगा इस चीज़ के बारे में। अब सीधा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, देखते हैं क्या इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, ठीक है, वो ग्रेट सेंटर्स बनी लर्निंग के। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी, जैसे जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, ये जो इनको महावीरा बोला जाता था, पढ़ेंगे आगे वो भी। ठीक है, ये सब क्या बने, ग्रेट सेंटर्स बने। ठीक है, किस चीज के? लर्निंग के। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल और बाकी चीजें पढ़ी जाने लगी। सबको समझ आ रहा है? और ये आगे जाके क्या बन गई, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज बनी आगे जाके। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी जहां पर लोग आके रहते थे और क्या करते थे, पढ़ते थे। सबको समझ आ रहा है? और कहा जाता है कि जो फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यूज अगर किसी के वर्शिप करे गए इंडिया में, तो वो किसके करे गए? बुद्धा के। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो जो फर्स्ट स्टैच्यूज जो पढ़े गए, वो किसके पढ़े गए? बुद्धा के स्टैच्यूज ही मतलब जो वर्शिप करे गए वो बुद्धा के स्टैच्यूज ही वर्शिप करे गए। सभी को समझ है?
समझ आ रहा है? सो ग्रीक एंड इंडियन स्कल्पचर्स जो थे, ठीक है, जो ग्रीक एंड इंडियन स्कल्पचर्स जो थे, उन्होंने क्या करा, एक नया एक न्यू काइंड ऑफ आर्ट बनाया। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। कहाँ बनाया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया में, ठीक है। और इस आर्ट फॉर्म को बोला गया है गंधार आर्ट। क्या बोला गया है? गंधार आर्ट। मैं ये आपको अलग से पढ़ाऊंगा गंधार आर्ट के बारे में, ठीक है, क्लियर है? तो जो ग्रीक एंड इंडियन इंडियन स्कल्पचर्स थे, ये इन्होंने मिलके क्या बनाया? गंधार आर्ट। तो इसमें भी बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखा गया है। अब जो रेजिडेंट्स थे, जो जो भी मॉन्क्स रहते थे, ठीक है, उनके लिए व्यवस्था करी जाती थी रूम्स बनाकर, ठीक है, रूम्स बनाकर, किससे? पत्थर को काट के, रूम्स बनाकर पत्थर को काट के, ठीक है। तो केव्स बनाई जाने लगी जहाँ पे मॉन्क्स मॉन्क्स रहते थे, ठीक है, और वो पत्थर को काट के बनाई जाती थी, तो रॉक कट केव, ठीक है। सो केव आर्किटेक्चर आ जाता है यहाँ, कहाँ पे? बुद्धिज्म की वजह से केव आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन हो जाता है। सबको समझ आ रहे हैं? तो जैसे केव आर्किटेक्चर देखा गया बाराबार हिल्स इन गया में, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया और नासिक में, ठीक है। और देखा जाए तो ओरिजिन ऑफ केव, रॉक कट केव जो है, या फिर रॉक कट स्ट्रक्चर्स जो है, मतलब पत्थर को तोड़ के जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए, उसका जो इनिशिएशन है, वो कहाँ से इनिशिएट हुआ था? वो बुद्धिज्म से ही इनिशिएट हुआ था। सभी को क्लियर है? आगे बढ़ाऊंगा पूरी डिटेल में इसमें, डोंट वरी। सो ये जो है मैप, ये दिखाता है कि वज्रयान बुद्धिज्म जो है, वज्रयान बुद्धिज्म है कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, महायान बुद्धिज्म कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, थेरवाड़ा बुद्धिज्म कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ। सभी को क्लियर है? तो ये मैप है, ये आप पढ़ लेना ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का। अब क्या है, मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा दो टॉपिक्स मेरे मेरे मतलब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, प्रीवियसली बहुत बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे, ठीक है। और ये जो है मैं टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में, वो है आपके, एक तो आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से, और दूसरा किस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है? वो है आपका लिटरेचर, ठीक है। जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, अगर डिटेल में पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, मैंने अलग से लेक्चर मैं इसके लिए बनाऊंगा, लेकिन जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है वो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इसी सेम लेक्चर में, ठीक है। लेकिन डिटेल्ड जो लेक्चर लेक्चर है, ठीक है, किसका? आर्किटेक्चर और लिटरेचर का, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिले। सो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में सो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में आपको जो मेनली चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, वो है स्तूपास के बारे में। आपको मेनली किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? आपको मेनली पढ़ना पड़ेगा स्तूपास के बारे में, विहारास के बारे में, चैत्यास के बारे में, रॉक कट केव्स मैंने बताया था जस्ट अभी आपको, मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और पगोडास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है, लेट्स सी। सो ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कैसे? सो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है वो इमर्ज होता है इंडिया में, ठीक है, और जस्ट इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है निवारण में, ठीक है। जब महापरिनिर्वाण होता है, सॉरी, महापरिनिर्वाण जब होता है, दैट इज द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, जस्ट उसके बाद क्या होता है? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इमर्ज होता है इंडिया में, ठीक है, अराउंड 5th एंड 4th सेंचुरी बीसीई के अराउंड, ठीक है। सो जो स्टार्टिंग के जो अर्ली बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, और वो किस चीज़ पे फोकस करते थे? जो बुद्धाज है, जो बुद्धा है उनकी रेलिक्स को, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए, जो बुद्धा है उनकी रेलिक्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या होते थे? जो अर्ली बुद्धिस्ट जो स्ट्रक्चर्स थे वो बनाए गए। सभी को क्लियर है? लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो जो स्ट्रक्चर्स थे उसमें स्टार्टिंग में बुद्धा के रेलिक्स रखे गए, फिर आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स रखे जाने लगे, फिर स्क्रिप्चर्स रखे जाने लगे, ठीक है। और इसी तरह से जो कह सकते हो, जो भी ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, पहले बहुत सिंपल थे, फिर आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स हुए और बहुत बड़े बड़े कह सकते हो स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ये बनने लगे। सभी को क्लियर है? सो दे इवॉल्व इनटू ग्रैंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। तो हर चीज़ पहले सिंपल होती है, फिर जब इंसान सीख लेता है फिर उसको और कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा अच्छे अच्छे फॉर्म में बनाता है। तो इसी तरह से हमारे जो बुद्धिज्म में स्ट्रक्चर हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले जो प्री मौर्यंस एंड मौर्यन पीरियड में, यानी 6th सेंचुरी बीसी एंड से लेकर 2nd सेंचुरी बीसी तक देखते हैं कैसे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स थे। तो जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर थे वो क्या थे? बरियल माउंट्स। क्या थे? बरियल
माउंट्स या फिर स्तूपास, बरियल माउंट्स या फिर स्तूपास, जहाँ पे बुद्धा को या फिर जो मॉन्क्स थे, जो स्पिरिचुअल टीचर्स थे, उनको उनका क्या बनाया जाता था, माउंट बनाया जाता था, बरियल माउंट बनाया जाता था उन लोगों का। ठीक है, क्लियर है? तो इनको क्यों बनाया जाता था? टू 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 कंस्ट्रक्ट, टू इंश्राइन बुद्धा के रेलिक्स को कह सकते हो प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। सो एम्परर अशोका जो थे 268 से लेकर 232 बीसी तक इन्होंने कह सकते हो राज करा। ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। तो इन्होंने 268 से लेकर 232 बीसी तक राज करा, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को प्रमोट करने में। ठीक है, इन्होंने बिल्ड करे बहुत सारे स्तूपास को बिल्ड करा। ठीक है, बहुत सारे मोनोलिथिक पिलर्स बनाए। मोनोलिथिक मतलब सिंगल स्टोन वाले पिलर्स इन्होंने बनाए, ये हम पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, विहारास बनाए इन्होंने अलग अलग, ठीक है, जगह पे विहारास बनाए। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अशोका। ठीक है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। तो अशोका ने क्या क्या बनाया? अशोका ने बनाए मोनोलिथिक पिलर्स बनाए, विहारास बनाए इंडिया में। ठीक है, स्तूपास बनाए। ठीक है, जो फेमस अशोकन पिलर्स हैं, ठीक है, उसमें बुद्धिस्ट टीचिंग्स लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है? बुद्धिस्ट टीचिंग्स लिखी हुई है। ठीक है, और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस एरा की। ठीक है, सबको समझ आ गया? और किस इनिशियली किस मटेरियल से बनाए जाते थे ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्तूपास हैं, ये जो पिलर्स हैं, ठीक है, किस स्ट्रक्चर से बनाए जाते थे? इनिशियली ये वुड एंड ब्रिक से बनाए जाते थे। फिर आगे जाके किससे बनाए जाने लगे? ये स्टोन से बनाए जाने लगे। सभी को क्लियर है? तो देखिए, ये जैसे ये पी प्रवाह जो स्तूपा है, पी प्रवाह जो स्तूपा है, ये अर्लीस्ट सर्वाइविंग स्तूपा है पूरी दुनिया में। ठीक है, और ये देखिए कि देखा जाए, अब अगर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, तो ब्रिक्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ब्रिक्स से बना हुआ है। लेकिन आगे जाके ये किससे बनाया जाने लगा? ये जो डिफरेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ये पत्थर से बनाए जाने लगे, स्टोन से बनाए जाने लगे। स्टोन बिकेम मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, क्लियर है? सो फिर आता है, अब हमने पढ़ लिया कब से कब तक? हमने पढ़ा कि भाई बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर 6th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी तक पढ़ लिया। ठीक है, क्या क्या बनाए जाते थे? अशोका ने क्या क्या बनवाए? स्तूपास बनवाए, मोनोलिथिक पिलर्स बनवाए, विहारास बनवाए। ठीक है, सो अब आता है रॉक कट आर्किटेक्चर, आता है 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी सीई तक। ठीक है, अगर आपको बीसी और सीई में अगर कोई डिफिकल्टी लगती है, तो आप प्लीज मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, ये जो एंशियंट इंडिया की सीरीज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो विद द इंक्रीज इन इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, मोनेस्ट्रीज एंड प्रेयर हॉल्स, ठीक है, तो जो ये जो जैसे इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस बढ़ता है बुद्धिज्म का, तो ये जो मोनेस्ट्रीज थी जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट रहते थे, ठीक है, क्लियर है? और ये जो प्रेयर 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 हॉल्स जो होते थे, ये पत्थर को काट के बनाए जाने लगे। ठीक है, पत्थर को कार्व करके, जो रॉक्स होती थी, चट्टाने जो होती थी, उसको कार्व करके ये बनाए जाने लगे। और इससे कह सकते हो फॉर्म होती हैं रॉक कट केव्स। इससे क्या फॉर्म होती है? रॉक कट केव्स। तो रॉक, और फिर उनको काटा जाता है, और उससे क्या बनाई जाती है? केव्स बनाई जाती है। सभी को क्लियर है? सो ये जो केव्स थी, ये इनको कह सकते हो फंड मिलता था, इनको बनाने का फंड मिलता था वेल्दी पेट्रॉन से। ठीक है, तो सर्व्ड एज मोनेस्ट्रीज, और ये मोनेस्ट्रीज का काम करती थी जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। और मोनेस्ट्रीज क्या है? बेसिकली विहारास बोला जाता था। मोनेस्ट्रीज को क्या बोला जाता था? विहारास बोला जाता था। और जहाँ पे प्रेयर होती थी, प्रेयर हॉल्स को क्या बोला जाता था बुद्धिज्म में? चैत्यास बोला जाता था। ये चीज लिख लो आप। ठीक है, तो जो बड़े बड़े किंग्स थे, ठीक है, जो राजा थे, जो जो रूलिंग क्लास थी, वो क्या सपोर्ट करते थे? वो बनवाते थे रॉक कट केव्स बनवाते थे। सबको समझ आ रहा है? ऑफ कोर्स बहुत पैसा चाहिए इस चीज को बनाने के लिए। तो अब ये जो जब ये स्ट्रक्चर बन जाता था, तो यहाँ पे मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी, यानी जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, अपनी लाइफ कह सकते हो वो व्यतीत करते थे। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है? मोनेस्ट्रीज को बोला गया है विहाराज। क्या बोला गया है? विहाराज। और प्रेयर हॉल्स को क्या बोला गया है? चैत्याज। प्रेयर हॉल्स को क्या बोला गया है? चैत्याज। ठीक है, फिर आगे बढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करी जाए, तो जो रॉक कट आर्किटेक्चर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है चेतियास, प्रेयर हॉल्स। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? एक सेंट्रल स्तूपा होता है, मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। जहाँ पे क्या होता है? सेंट्रल स्तूपा होता है, और एक आर्च्ड एंट्रेंस होती है। क्या होती है? आर्च्ड एंट्रेंस। फिर विहाराज होते हैं। विहाराज क्या है? मोनेस्ट्रीज। मैंने बताया था ये एक रेजिडेंशियल सेल होता है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, अरेंज अरेंज फॉर्म में रहते हैं मॉन्क्स। सबको समझ आ रहा है? और यहाँ पे क्या होता है? एक सेंट्रल कोर्टयार्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पे कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा देखी जाती है, और जताका टेल्स भी कह सकते हो दीवारों पे, जताका टेल्स भी लिखी जाती है। दास और जताका टेल्स क्या है? जताका टेल्स है स्टोरीज, ठीक है, फ्रॉम बुद्धास पास्ट लाइफ्स। तो कहा जाता है कि जो बुद्धा है वो अलग अलग कह सकते हो लाइफ में अलग अलग रूप में आए थे। ठीक है,
तो उसके ऊपर जो है जताका टेल्स लिखी गई है। किस क्या लिखी गई है? जताका टेल्स लिखी गई है। ठीक है। और ये जो है ये जो है इसको कार्व आउट कर दिया जाता था जताका टेल्स को। आप देखोगे, आपको मैं इमेजेस दिखाऊंगा जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर करेंगे। ठीक है। इनको कार्व आउट कर दिया जाता था दीवारों पे। सबको समझ आ रहा है? स्ट्रक्चर्स पे इसको पूरा कार्व आउट कर दिया जाता था। सो इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? सेंट्रल स्तूपा था, एक आर्च्ड एंट्रेंस थी। आर्च्ड एंट्रेंस मतलब क्या होता है? एक ऐसी एंट्रेंस जो कि आर्च्ड हो। सबको समझ रहे हैं? ऐसी कुछ शेप की हो। ठीक है। स्तूपा मैंने आपको बताया, स्तूपा क्या है? स्तूपा ये जो है हमारा पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रक्चर है स्तूपा। सबको समझ आ गया? फिर आगे बढ़े। सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? रॉक कट आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं अजंता केव्स, जो कि है महाराष्ट्र में, इंडिया में। अजंता केव्स की बनने की शुरुआत होती है 2nd सेंचुरी बीसीई से बनना स्टार्ट होती है। ठीक है। और कब तक डेवलप होती हैं, कब तक बनती हैं? ठीक है। ये एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ केव्स है, सिर्फ एक केव नहीं है अजंता केव्स। नंबर ऑफ केव्स है। तो कुछ केव्स बनना स्टार्ट हो जाती है 2nd सेंचुरी बीसी में, और कब तक बनती हैं? 5th सेंचुरी कॉमन एरा, दैट इज सीई तक। फिर इलोरा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में है। ये 5th से 8th सेंचुरी सी यानी कॉमन एरा तक बनती हैं। फिर कार्ले एंड भजा केव्स हैं महाराष्ट्र में, ये 2nd सेंचुरी बीसी से बनती है। मैंने अटैच करी हुई इमेजेस, तो आप ये देख लीजिए। तो ये है अजंता केव की इमेज। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ये भी क्या है? इलोरा केव्स की इमेज, ये भी महाराष्ट्र में है। फिर लास्ट मैंने आपको बताया था कार्ले एंड भजा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में है, जो कि 2nd सेंचुरी बीसीई में बनी थी। तो ये है हमारी कार्ले एंड भजा केव्स महाराष्ट्र में, 2nd सेंचुरी बीसी। सभी को क्लियर है? तो हमने पढ़ लिया अब रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि 2nd से 4th सेंचुरी बीसी तक, सॉरी सी तक चला था। फिर बात करते हैं, अब आता है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में गुप्ता पीरियड के टाइम का आर्किटेक्चर। सो गुप्ता एरा आता है। गुप्ता एरा में महाविराहास बहुत बनते हैं। तो विराहास क्या है? जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। विहारास क्या है? जहाँ मॉन्क्स रहते हैं, मोनेस्टिक लाइफ जीते हैं। सबको समझ आ रहा है? अब गुप्ता एरा में क्या है? विराहास बनते हैं। क्या बनते हैं? महाविहारास। महाविहारास, तो विहारास तो ऑलरेडी हो गए जो मोनेस्ट्रीज है, महा मतलब ज्यादा बड़े। सबको समझ आ रहा है? और ये जो है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है गुप्ता एरा में। ठीक है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है गुप्ता एरा में। सभी को क्लियर है? और ये बात हो रही है 4th से 8th सेंचुरी सी तक। 4th से 8th सेंचुरी सी तक। सबको समझ आ रहा है? सो इनकॉर्पोरेट इसमें क्या है? इसमें स्कल्पचरल एलिमेंट्स देखे गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें स्कल्पचरल एलिमेंट्स देखे गए हैं। जो मोनेस्ट्रीज हैं वो बहुत बड़ी हो गए हैं, महाविहारास बन गए हैं। क्या बन गए हैं? महाविहारास बन गए हैं। और जो स्तूपास हैं वो भी बहुत ग्रैंड बन जाते हैं। जो स्तूपास हैं वो भी बहुत ग्रैंड बन गए हैं। ठीक है। सो महाविहारास क्या, किस चीज को बोला गया है? लार्ज मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज को क्या बोला गया है? महाविहारास। सबको समझ आ रहा है? जैसे नालंदा महाविहारा, जैसे नालंदा महाविहारा। ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला महाविहारा। ठीक है, क्लियर है? फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये महाविहारा का एग्जांपल नहीं है, ये क्या है? धमेक स्तूपा सारनाथ में, ये भी एग्जांपल है गुप्ता एरा में जो हमारे आर्किटेक्चर बने हैं। सबको समझ आ रहा है? सो लार्ज बुद्धा स्टैचूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं गुप्ता पीरियड में। मैंने बताया आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है कब? गुप्ता एरा में। ठीक है, तो लार्ज बुद्धा स्टैचूज बनते हैं। ठीक है, केव्स बनती हैं, टेम्पल्स बनते हैं। ठीक है। इन दिस एरा स्टोन का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। किसका? स्टोन का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। और पहले क्या यूज हो रहा था? ब्रिक्स यूज हो रहे थे। पहले क्या यूज हो रहा था? ब्रिक्स यूज हो रहे थे। तो ब्रिक्स यूज नहीं होते, अब स्टोन का यूज होना स्टार्ट हो जाता है स्तूपास और मोनेस्ट्रीज बनाने में। सो मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज फ्लरिश करती हैं इंडिया में, जहाँ पे अलग अलग जगह से स्कॉलर्स आते हैं। क्या आते हैं? अलग अलग जगह से लोग पढ़ने आते हैं मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो जो नालंदा है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग आते थे पढ़ने के लिए। सबको समझ आ रहा है? सो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था ये, इतना ज़्यादा फेमस हो गया था हमारा कल्चर ये। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया नालंदा महावीरा की मैंने एक फोटो लगा रखी है। महावीरा नहीं बोलेंगे, एक्चुअली क्या है? महाविहार। महाविहार, तो ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, महाविहार है ना कि महावीरा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये विक्रमशिला महाविहार है। फिर ये धमेक स्तूपा, देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा स्तूपा बनाया है धमेक स्तूपा। ठीक है, क्लियर है? ये कहाँ पे है धमेक स्तूपा? धमेक स्तूपा है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और ये 5th से 5th सेंचुरी सी में बनाया था। कहाँ पे था?
ये है सारनाथ, यूपी में, 5th सेंचुरी सीई। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट है, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है वो आगे जाके फैलता है चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में। अब मैंने बताया कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ पे, ये जो महाविहार है, जो महाविहाराज हैं वहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। अब ऑफ कोर्स वो पढ़ के हैं तो ये चीज़ आगे भी स्प्रेड होगी। तो जो ये कल्चर है, बुद्धिज्म कल्चर है, ये आगे भी फैलता है, साउथ ईस्ट एशिया में फैलता है, चाइना में फैलता है, जापान में फैलता है। ठीक है, 8th से लेकर 15th सेंचुरी तक। ठीक है, 15th सेंचुरी सी तक। अब इसकी वजह से क्या है, वहाँ का जो लोकल आर्किटेक्चर है वो मिक्स हो जाता है बुद्धिज्म के साथ। तो अब बनते हैं, क्या बनते हैं, पगोडास बनते हैं। क्या बनते हैं, पगोडास बनते हैं। ठीक है, केव टेम्पल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, केव टेम्पल्स। बहुत बड़ी मोनेस्ट्रीज बनती हैं। ठीक है। तो जो चाइना एंड जापान है, जो चाइना एंड जापान है, वहाँ पे मल्टी स्टोरी पगोडास बनते हैं। क्या बनते हैं, मल्टी स्टोरी पगोडास बनते हैं। तो इंडिया में क्या स्तूपा बनता है नॉर्मल, ऐसा कुछ कर्व ऐसे फॉर्म का स्तूपा बनता है। यहाँ पे क्या बनते हैं, मल्टी स्टोरी। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, ये देखा होगा आपने। मैंने खैर इमेजेस अटैच करी हुई है, बट इस तरह से मल्टी स्टोरीज क्या बनते हैं, पगोडाज बनते हैं। सबको समझ आ रहा है? कहाँ पे, चाइना एंड जापान में। ठीक है। और जो साउथ ईस्ट एशिया, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार में बड़े बड़े बुद्धिस्ट टेम्पल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें मिक्सचर या फिर ब्लेंड देखा गया है हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल का। जिसमें किसका ब्लेंड देखा गया है, हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल का ब्लेंड देखा गया है। सबको समझ आ रहा है? सो जो तिब्बत है, ठीक है, वहाँ पे यूनिक फोर्टिफाइड मोनेस्ट्री का कह सकते हो देखना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जो यूनिक फोर्टिफाइड मोनेस्ट्रीज जो तिब्बत में बनती हैं उनको क्या बोला गया है, गोम्पाज। क्या बोला गया है, यूनिक फोर्टिफाइड मोनेस्ट्रीज को क्या बोला गया है, गोम्पाज बोला गया है। और जो तिब्बत में स्तूपास जो बनते थे उनको चॉर्टन्स बोला जाता था। ठीक है, या फिर जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। ठीक है, चॉर्टन्स या हॉटन्स, जो भी इसको बोला जाता है। तो आप देख लेना, बट लिख लेना इस चीज़ को जरूर। ठीक है, क्लियर है? तो हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे बोरोबुदुर स्तूपा मैं आपको दिखाऊंगा, इंडोनेशिया में 9th सेंचुरी सीई में बनता है। अंकोर वट कंबोडिया में, कह सकते हो 12th सेंचुरी सीई में, ये पूरा टेम्पल का एक कॉम्प्लेक्स है अंकोर वट में। ठीक है, कंबोडिया में है ये। इनिशियली ये हिंदू टेम्पल्स थे, फिर लेकिन आगे जाके बुद्धिस्ट टेम्पल्स बन जाते हैं। फिर शाओलिन चाइना में 5th सेंचुरी सीई में ये बनता है। ठीक है। फिर होर्यू जी टेम्पल जापान में बनता है 7th सेंचुरी सीई में। सबको समझ आ रहा है? अब देखते हैं क्या है। थोड़ी बहुत मैंने इमेजेस लगाई हैं। तो ये इंडोनेशिया में आ गया। ये इंडोनेशिया में क्या था, हमने पढ़ा था, बोरोबुदुर स्तूपा, बोरोबुदुर स्तूपा। सबको समझ आ रहा है? फिर ये क्या है, ये अंकोर वट वाला है। अंकोर, अंकोर है, के है, सॉरी, इस चीज़ को करेक्ट कर लेना, अंकोर वट। ठीक है, ये कहाँ पे अंकोर वट, कंबोडिया में है। फिर ये शाओलिन है, चाइना में। शाओलिन है, चाइना में। और ये मैंने जो इमेज अटैच करी हुई, ये क्या है, पगोडाज है। क्या है, पगोडाज। ठीक है, मल्टी स्टोरी स्तूपा है एक तरह से। क्या है, मल्टी स्टोरी स्टोरी स्तूपा, यानी यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा मंजिल वाला स्तूपा है। सभी वो ले रहे हैं। सो अब डिक्लाइन क्यों होता है बुद्धिज्म का? क्या आपके किसी नोन में कोई, आपका फ्रेंड कोई बुद्धिज्म फॉलो करता है? मतलब ज्यादातर चांसेस है कि बुद्धिज्म फॉलो कोई भी आपका फ्रेंड नहीं करता है। तो ऐसा क्या है कि ऐसा रिलीजन जो कि पूरे वर्ल्ड में आज भी फॉलो करा जाता है, लेकिन इंडिया में इसका इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है? ठीक है, होता तो ओवरऑल ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में डिक्लाइन होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, अभी भी फॉलो करा जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, जापान में फॉलो करा जाता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फॉलो करा जाता है, आज भी श्रीलंका में फॉलो करा जाता है। ठीक है, आज भी बुद्धिज्म, लेकिन इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि इसका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है? लेट्स सी। सो 12th एडी तक, ठीक है, जो बुद्धिज्म है वो प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट हो जाता है इंडिया से। क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, इंडिया से गायब हो जाते हैं प्रैक्टिकली। सभी को क्लियर है? इसका एक रीजन ये माना जाता है कि जो बुद्धिस्ट है, जो बुद्धिज्म के इतना ज्यादा अट्रैक्शन, जो लोग होते हैं, जो बुद्धिज्म से इतने ज्यादा कन्वर्जन हो जाते हैं बुद्धिज्म में, उसकी वजह से ब्राह्मण्स जो हैं आपस में सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा हिंदू धर्म छोड़ के, जो हिंदुज्म है या फिर जो वैदिक जो रिलीजन है उस टाइम का, उसको छोड़कर लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहे हैं बुद्धिज्म में। तो जो ब्राह्मण्स हैं इस चीज पे आते हैं कि हमें भी अपना रिलीजन जो है रिफॉर्म करना चाहिए, हमें भी चेंजेस लेकर आने चाहिए अपने रिलीजन में। तो ये जो ब्राह्मण्स हैं ये कहते हैं कि भाई
अब प्रिजर्व करो, कैटल को बचाओ, किसको बचाओ, कैटल को बचाओ। और पहले कहने को सेक्रीफाइस हो रहा था, पहले सेक्रीफाइस के नाम पे कैटल्स को मार दिया जा रहा था, लेकिन अब ब्राह्मण्स भी कह रहे हैं कि भाई प्रिजर्व करो कैटल वेल्थ को, ठीक है। फिर ये कहते हैं अश्योर वुमेन एंड शूद्रास एडमिशन टू हेवन। और इन्होंने ये बोला कि भाई अच्छा, पहले तो वुमेन और शूद्रास को बोलते थे कि भाई हेवन नहीं मिलेगा, ये लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर ये बाद में इस चीज की अश्योरिटी देते हैं इन लोगों भी, आप लोग भी जो वुमेन और शूद्रास है वो भी हेवन में जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ये लोग भी अपना जो रिलीजन है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस लेके आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका था। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका था और बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे थे बाकी रिलीजन की तरफ। मैंने बताया था आपको, जैनिज्म में भी बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, क्लियर है। सो जो ब्राह्मण्स थे दे रिफॉर्म्ड देयर रिलीजन, ठीक है। सो ग्रेजुअली जो थे बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो कट ऑफ हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं मेन स्ट्रीम लोगों की जिंदगी से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आगे जाके मैंने बताया ये संस्कृत यूज करने लग जाते हैं। दे गेव अप पाली। पाली जो है कॉमन लोग यूज करते थे। फिर आगे जाके क्या ले लेते हैं, ये संस्कृत यूज करने लग जाते हैं बुद्धिज्म में। और संस्कृत कैसी लैंग्वेज थी जो इंटेलेक्चुअल्स बोलते थे, ज्यादा लोग नहीं बोलते थे। संस्कृत कैसी लैंग्वेज थी जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स बोला करते थे। तो इसकी वजह से क्या है, ये इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी वाली लैंग्वेज नहीं ली इन लोगों ने, तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो देख रहे हो इसके क्या है, ये फेमस होना धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, सो ये कट ऑफ हो जाते हैं मेन स्ट्रीम लोगों से, सभी लोग ले रहे हैं। और फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये भी आइडल वर्शिप करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, आइडल वर्शिपिंग स्टार्ट कर देते हैं, मूर्ति पूजन स्टार्ट कर देते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। ठीक है, अब जब मूर्ति पूजन करते हैं फिर ये ऑफरिंग्स लेना, गिफ्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े बड़े बहुत ज्यादा गिफ्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं डिवोटीज से। ठीक है, और सेम चीज ब्राह्मण्स करते थे। ठीक है, तो इनमें और उनमें क्या फर्क रहा। और जैसे कुछ जो मोनेस्ट्रीज थी जैसे नालंदा, ठीक है, ये रेवेन्यू कलेक्ट करती थी 200 विलेजेस के अराउंड से। सोचो कितनी अमीर होगी, 200 विलेजेस से पैसा आता था नालंदा यूनिवर्सिटी को चलाने का। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। अब जब इतना पैसा आ रहा है तो जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे ऑफकोर्स करप्शन भी कहीं ना कहीं होगा। और जो लोग थे अब उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, तो ईज लविंग पीपल बहुत सारे हो गए थे मोनेस्ट्रीज में, जिसकी वजह से करप्ट प्रैक्टिसेस होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से करप्ट प्रैक्टिसेस होना स्टार्ट हो गई थी। अब जब इतनी ज्यादा एनॉर्मस वेल्थ है, ठीक है, तो और फिर उसमें जो मॉनेस्ट्रीज थी वहां पे औरतें भी रहती थी, तो फिर से क्या हो रहा था, फर्दर डीजनरेशन हो रहा था, आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये जो रिचेज ऑफ मोनेस्ट्रीज थी, अब जैसे फॉर एग्जांपल नालंदा यूनिवर्सिटी में या नालंदा जो महाविहार था, ठीक है, नालंदा महाविहार जो था वहां पे 200 विलेजेस से पैसा आता था, उसको सपोर्ट करता था। ठीक है, तो इसी वजह से लोगों को पता था कि बहुत ज्यादा पैसा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके जैसे क्या हुआ, जो भी इन्वेडर्स थे, जिन लोगों ने इंडिया में इन्वेड करा, जैसे टर्किश इन्वेडर, जैसे बख्तियार खलजी जो था, खिलजी नहीं बोल रहा हूँ, खलजी बोल रहा हूँ। जैसे बख्तियार जो खलजी था वो अट्रैक्ट होता है और वो कह सकते हो नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, क्या करता है, पूरा का पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और बहुत हजारों की तादाद में बहुत सारे मॉन्क्स को, बुद्धिस्ट को मार देता है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो इसकी वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा गया, क्योंकि अच्छी अच्छी जो टीचिंग्स थी, इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी में, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। वो सब लोग, आपने सुना होगा कि पता नहीं कितने दिन तक नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगी रही, इतने सारे स्क्रिप्चर्स थे। तो इतनी सारी जब नॉलेज किसी भी रिलीजन की ऑफकोर्स जाती है, इतने स्क्रिप्चर्स अगर खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं उस रिलीजन को भी डैमेज पहुंचता है। सबको समझ आ रहा है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है जो जो बुद्धिज्म है उसका डिक्लाइन होता है इंडिया में। सो अगर आप लोगों को लेक्चर्स सही लग रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट्स। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो मैं बिल्कुल एंड में करवाऊंगा, लेकिन मेरा ये कोशिश ये थी यहाँ पे आर्किटेक्चर का थोड़ा पार्ट ऐड करने का, ताकि आप लोगों को कल को भाई दिक्कत ना है, आपको समझ आ जाए कि भाई कौन सा आर्किटेक्चर का किस चीज़ से रिलेटेड है। सबको समझ आ रहा है। सो मैंने आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे जो भी एनसीईआरटी में था वो सारा पढ़ा दिया, और साथ में एक्स्ट्रा भी पढ़ाया, एक्स्ट्रा आपने काफी पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है, क्योंकि अगर सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे चलते तो ये चैप्टर मुश्किल से 20 या 30 मिनट का लेक्चर होता। लेकिन ये दो पार्ट में ये लेक्चर बनाए, करीबन एक एक घंटे के दोनों लेक्चर्स हैं। लेकिन ये है कि बुद्धिज्म अब आपने इतना कर लिया कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस परफॉर्म कर सकते हो। बस अब क्या रहता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहता है बुद्धिज्म का, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा जब जैनिज्म का भी मैं आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर करवाऊंगा। सबको समझ आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब सीधा। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।